हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट की थी और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं रैखिक रूपांतरण के गुण के बारे में। तो हेडिंग डालिए रैखिक रूपांतरण के गुण। रैखिक रूपांतरण के गुण। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। रैखिक रूपांतरण के गुण। अपनी लीनियर अलजेब्रा चल रही थी, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। रैखिक बीजावली। तो अपन पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम इसके गुणधर्म देखेंगे और उसके बाद में वन बाय वन सबको प्रूफ करेंगे। अब आप ये देख लेना कि यदि ये गुणधर्म प्रूफ आ रखा है एग्जाम में तो देख लेना, कर लेना इसको प्रूफ। अदरवाइज आपका एग्जाम में नहीं आ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जितना आप ज़्यादा प्रूफ करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें आपको नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए ज़रूरी है। क्योंकि कोई और थ्योरम आएगी तो आपको प्रूफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, इसके गुणधर्म लिखते हैं। यदि टी सदिश समष्टि वीएफ से वी डैश एफ में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है इसकी कि जीरो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, जीरो डैश पर, जहां जीरो तथा जीरो डैश क्रमशः है। पहले आप इन प्रॉपर्टीज को लिख लो, फिर वन बाय वन में आपको इसको प्रूफ बताऊंगा, अच्छे से इसको समझाऊंगा कि जीरो क्या है, जीरो डैश क्या है। वी एफ तथा वी डैश एफ के शून्य सदिश है, ठीक है, शून्य सदिश। दूसरी कंडीशन, टी माइनस अल्फा बराबर माइनस टी अल्फा। टी अल्फा बराबर क्या होता है, टी माइनस अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस टी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। सी प्रॉपर्टीज आपकी होती है टी अल्फा माइनस बीटा बराबर टी अल्फा माइनस टी बीटा फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू बी। आपका रैखिक रूपांतरण का जो गुण है वो ये आपका सबसे पहला अपन गुणधर्म पढ़ रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि पहले ये कहता है कि टी है वो सदिश समष्टि वीएफ से वी डैश एफ में के क्या दे रखा है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो जीरो का जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जीरो की जो मैपिंग होगी वो कहाँ पे होगी, जीरो डैश पर। टी माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस टी अल्फा, और टी अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा टी अल्फा माइनस टी बीटा, जहाँ जीरो जीरो डैश क्या होते हैं, वी एफ और वी डैश एफ के शून्य सदिश समष्टि। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये तो मान लो v है, ठीक है, और ये आपका क्या है, v डैश है। इसमें आपका प्रतिचित्रण एक डिफाइन है, एक प्रतिचित्रण क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है t। तो इसमें जीरो, यहाँ पे जीरो, ये जो जीरो है ना, इस सदिश समष्टि ये दोनों क्या है, v और v डैश एफ क्या है, vf और v डैश एफ, ये दोनों क्या है, आपकी सदिश समष्टि है। अब आपको सदिश समष्टि वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपको सदिश समष्टि के बारे में पता नहीं है। तो सदिश समष्टि कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि उसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, सदिश समष्टि प्रूव करते हैं। वेक्टर स्पेस का आपका एक चैप्टर है पूरा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो वीएफ और वी डैश एफ, ये तो दोनों क्या है, सदिश समष्टि है। तो इसमें आपका जो क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है। तो जीरो की इमेज कहाँ पे है, जीरो डैश पे। तो यही तो दे रखी है पहले कंडीशन कि टी जीरो की इमेज कहाँ पर आएगी, आपकी जीरो डैश पर। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है तो टी जीरो की इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश पर। एक अल्फा अपन ने क्या ले लिया, ये अल्फा एक अवयव ले लिया हमने, तो इस अल्फा की इमेज कहाँ पे आएगी, टी अल्फा।
और बीटा की इमेज कहाँ पे आएगी, टी बीटा। तो एक प्रॉपर्टीज बना दी हमने कि टी माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का टी अल्फा। टी अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, टी अल्फा माइनस टी बीटा। अब 1 बाई 1 आप सबको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि कैसे इन चीजों को प्रूफ किया जा सकता है। तो देखो 1 बाई 1 अपन प्रूफ करते हैं। ये जो जीरो जीरो डैश है ना, ये आपका जीरो तो क्या होता है, वी में शून्य सदिश कहलाता है, वी में क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। और जीरो डैश क्या कहलाता है आपका, वी डैश एफ में शून्य सदिश होता है, वी डैश एफ में क्या होता है, शून्य सदिश होता है। अब देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, पहले प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी है, टी जीरो बराबर जीरो डैश, टी जीरो बराबर जीरो डैश। तो कैसे इसको प्रूव करते हैं, इसको रेड से लिख देते हैं। पहली कंडीशन अपने को प्रूव करनी है, टी जीरो बराबर जीरो डैश, ठीक है। अब देखो प्रूव करते हैं। चूंकि टी सदिश समष्टि, चूंकि टी सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में एक रैखिक प्रतिचित्रण है। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि आपको वी से वी डैश एफ में एक रैखिक प्रतिचित्रण डिफाइन कर रखा है, एक रैखिक प्रतिचित्रण, ठीक है, एक रैखिक प्रतिचित्रण है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, टी वी एफ से वी डैश एफ में डिफाइन है, वी एफ से वी डैश में डिफाइन है। तब सिद्ध करना है कि टी जीरो की इमेज कहाँ पे आएगी आपके पास, जीरो डैश आएगी। तो देखो ये तो आप सबसे पहले लिख सकते हो। अब ए पॉइंट अपन प्रूव कर रहे हैं। तो मान लिया अपन एक अल्फा अवयव ले लिया, माना अल्फा बिलोंग्स टू वी, माना अल्फा बिलोंग्स टू वी, एक अवयव अल्फा है वो वी से हमने ले लिया, और जीरो ले लिया किससे, वी डैश में क्या है, शून्य अवयव है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो हमने क्या लिखा है कि जो टी है वो सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, अर्थात टी वी एफ से वी डैश में डिफाइन है। तब आपको ये सिद्ध करना है कि टी जीरो की इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश में। तो आपने क्या करा है कि माना अल्फा एक बिलोंग्स टू, एक अवयव मान लिया अल्फा से, अल्फा एक अवयव मान लिया जो वी से बिलोंग करता है, तथा जीरो इसका क्या है, शून्य अवयव है, जीरो है वो वी में क्या है, शून्य अवयव है। तब हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं बताओ, तब अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस, तब अल्फा प्लस जीरो बराबर अल्फा लिख सकते हैं, तब अल्फा प्लस जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन लेने पर क्या होगा, टी अल्फा प्लस जीरो बराबर टी अल्फा। यहां तक क्लियर। पहले हमने क्या किया, अल्फा प्लस जीरो बराबर क्या लिख लिया, अल्फा लिख लिया, और फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। अब आपको पता है कि टी क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है, चूंकि टी क्या आपके पास एक ही दे रखा है, चूंकि टी क्या दे रखा है, एक ही दे रखा है, तो आपको पता है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर क्या होता है, यही तो होता है टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। ये कंडीशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। टी है वो आपको रैखिक रूपांतरण दे रखा है, चूंकि जो टी दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, रैखिक प्रतिचित्रण। तो टी क्या दे रखा है आपको, रैखिक प्रतिचित्रण है। अब देखो टी रैखिक प्रतिचित्रण है तो रैखिक प्रतिचित्रण की कंडीशन क्या होती है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा प्लस बी टी अल्फा होता है। हमने यहाँ पे ए बराबर क्या मान लिया, बी बराबर मान लिया, एक मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टी अल्फा प्लस टी बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ए बराबर 1 मान लिया और बी बराबर क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया, तो यहाँ से टी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, टी अल्फा प्लस टी बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम टी अल्फा प्लस जीरो को भी खोल सकते हैं। कैसे, ऐसे खोल सकते हैं, टी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, टी अल्फा प्लस टी बीटा। तो खोलो इसको,
तो ये हो जाएगा टी अल्फा प्लस टी जीरो बराबर, यहाँ पे हो गया आपके पास टी अल्फा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इधर वाली साइड जो है वो अवयव किसके हैं, v के हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, टी अल्फा प्लस टी जीरो बराबर टी अल्फा, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, जीरो डैश लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो कारण लिखना पड़ेगा। क्यों लिख सकते हैं, देखो जीरो डैश है वो v में क्या है, जीरो डैश v में क्या है, शून्य अवयव है v डैश में। यहाँ देखो हमने क्या किया, पहले अलग अलग कर दिया। अब ये जीरो डैश हमने क्यों ऐड किया है, वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि इधर तो क्या है, अवयव चल रहे हैं, है ना। अवयव की ये क्या है, इमेज है। तो आपको पता है कि जो v है और ये v डैश है, तो यहाँ पे तो जो अवयव है और यहाँ पे उसके अवयव की क्या होती है, इमेज। इसका मतलब यहाँ पे अवयव की क्या है, इमेज है। इसलिए हमने कौन सा शून्य अवयव प्रयुक्त किया है, जीरो डैश वाला, ये वाला जीरो डैश वाला। जीरो क्यों नहीं प्रयुक्त किया, क्यों, इसलिए क्योंकि इधर वाली साइड तो क्या अवयव है और इधर वाली साइड क्या है, इसकी इमेज है। तो इमेज की तरफ अवयव क्या होगा, जीरो डैश होगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जीरो डैश लिख दिया। अब आपको पता है कि आपने यदि पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, वो आपने पढ़ा होगा कि चूंकि अब आपने वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा, तो वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ने के कारण सारी कंडीशन आपको ये मान लो थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि यदि आप वेक्टर स्पेस करते तब ये चीज आपको समझ में आती। क्योंकि वी डैश प्लस क्या है, आबेली ग्रुप है। जबकि जब भी हम यदि वेक्टर स्पेस शीट करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि वी डैश प्लस के संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। अतः हम इसमें क्या लगाएंगे, वामनिर्देशन नियम लगाएंगे। अतः हम इसमें क्या कौन सा नियम लगाएंगे, और यदि उस नियम से नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो आपने फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी है उसमें पढ़ा होगा कि लेफ्ट साइड में टी अल्फा और ये भी राइट साइड में टी अल्फा, तो इसको हम वामनिर्देशन नियम से क्या कर सकते हैं, वामनिर्देशन नियम से काट सकते हैं। वामनिर्देशन नियम से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि राइट साइड से काटते, ये वाला काटते ना, तब होता दक्षिण निरसन नियम, और यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड से काट रहे हैं तो वो होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से अपने को मिल जाएगा क्या, टी जीरो बराबर जीरो डैश। यही अपने को प्रूफ करना था। वामनिर्देशन नियम लगा के हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। लेफ्ट वाले को टी अल्फा को कैंसिल आउट कर दिया। अब बी वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। बी प्रॉपर्टीज कहती है टी माइनस अल्फा बराबर माइनस टी अल्फा। टी माइनस अल्फा बराबर क्या होता है, टी माइनस अल्फा होता है। ये अपने को प्रूफ करना है। देखो चूंकि अल्फा एक अवयव ले लेते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू वी, तो अल्फा यदि वी से बिलोंग करेगा तो माइनस अल्फा भी वी से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि वी है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या बना रहा है, आबेली ग्रुप बना रहा है। अब आपने देखो आपके पता है आपके सिस्टम कैसा होता है, जो ये बच्चा यदि मान लो एमजीसी यूनिवर्सिटी वाला पढ़ रहा है ना, तो इसमें उनके दिक्कत क्या आती है, ग्रुप थ्योरी उनके फर्स्ट ईयर में आ जाती है। ग्रुप थ्योरी जो बुक आपके है वो फर्स्ट ईयर में आ जाती है। फिर जो लीनियर अलजेब्रा है और रिंग थ्योरी है वो कहाँ पे आ जाती है, आपके फाइनल में आ जाती है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यहाँ क्रिएट होती है कि ग्रुप थ्योरी के कुछ गुणधर्म होते हैं, ग्रुप थ्योरी के बारे में जानना होता है। यदि अपन को लीनियर अलजेब्रा सिद्ध कर लीनियर अलजेब्रा पढ़नी होती है या रिंग थ्योरी पढ़नी होती है, उसके लिए अपने को ग्रुप थ्योरी आराम से समझ में आनी चाहिए। ग्रुप थ्योरी यदि आपको अच्छे से आती है तभी आप कर सकते हो। अब देखो ये चीजें हमने लिखी है, चूंकि अल्फा है वो बी से बिलोंग करेगा, माइनस अल्फा भी किससे बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा। अब देखो माइनस अल्फा वो वी से बिलोंग क्यों करेगा, माइनस अल्फा जो है वो वी से बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि वी प्लस संक्रिया के लिए क्या है, आबेली ग्रुप है, और आबेली ग्रुप में कितनी कंडीशन होती है, 5 कंडीशन होती है। समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, और 5वीं कंडीशन होती है क्रम विनिमयता। तो जो प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम की कंडीशन क्या होती है, यदि अल्फा है वो वी से बिलोंग करेगा तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा यदि वो वी प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप बनाएगा। यदि वी प्लस संक्रिया के लिए वो आबेली ग्रुप बनाएगा तो माइनस वी भी किससे बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि ये पता है कि प्रतिलोम अवयव का अद्वित्व है। प्रतिलोम अवयव का अद्वित्व का मतलब होता है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अपने पास विद्यमान
होगा। अब आगे इनमें अपन रीजन भी लिखेंगे भाई क्यों हमने लिखा है इस चीज को, अल्फा यदि बी से बिलोंग करेगा तो माइनस अल्फा बी से बिलोंग क्यों करेगा। तो चीजें क्या होती है कि इसलिए क्या होता है कि जो अदर यूनिवर्सिटीज है, कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि रिंग थ्योरी ग्रुप थ्योरी एक साथ ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, और सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है ना, इस वजह से एक साथ देने से ही फायदा होता है। अब आपके किसी के फर्स्ट ईयर में मान लो ग्रुप थ्योरी आ गई, तो फाइनल में रिंग थ्योरी जब आती है ना, तब तक तो वो ग्रुप थ्योरी के प्रॉपर्टीज वगैरह सब भूल जाता है। अब प्रॉपर्टीज जगह भूल जाता है तो फिर वापस से टीचर को प्रॉब्लम होती है कि भाई इन सबको बताने के लिए, इसलिए क्या होता है कि एक साथ ही दिया जाता है इनको। तो रीजन लिखना पड़ेगा कि ये वी का क्या है, योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम की कंडीशन लिखा है, योज्य प्रतिलोम है। तब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। अल्फा माइनस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो आप, जीरो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना भाई। अपन को पता है कि यहाँ पे अवयव है, यहाँ पे इसका प्रतिलोम है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव, तो वो हो जाएगा जीरो। अब दोनों तरफ क्या ले लो, ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। तो हमने ले लिया ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आपने अभी तो पढ़ा है कि टी जीरो की इमेज कहाँ पे जाती है, जीरो डैश पे जाती है, और टी अपने को क्या दे रखा है, रेखिक प्रतिक्षेत्रण दे रखा है। तो रेखिक प्रतिक्षेत्रण की कंडीशन लगा दो, टी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टी अल्फा प्लस टी बीटा। तो यहां से अलग अलग कर दो, तो ये हो गया टी अल्फा प्लस टी माइनस अल्फा इक्वल टू, ये आ गया अपने पास जीरो डैश। जीरो डैश क्यों आया पता है ना आपको, पहली प्रॉपर्टी जी तो प्रूव करी है, टी जीरो की इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पर जाएगी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब अपने को जो सिद्ध करना था, इस बात से क्या मतलब हुआ, इस बात से ये मतलब हुआ कि ये अवयव होगा, ये इसका प्रतिलोम होगा, तब अपने क्या माना है, जीरो डैश आया। इसका मतलब टी माइनस अल्फा करने पर क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस अल्फा की इमेज निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस टी अल्फा। तो यहां से हो जाएगा अपने पास इंप्लाइज दैट टी माइनस अल्फा टी अल्फा का प्रतिलोम है। वी डैश में क्या है, प्रतिलोम अवयव है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम हुआ, इसका मतलब हुआ था टी अल्फा टी माइनस अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस टी अल्फा, ठीक है। तो ऐसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अल्फा माइनस बीटा बराबर, ये प्रूव करना है टी अल्फा माइनस टी बीटा। तो देखो चूंकि टी अल्फा माइनस बीटा को लेकर चल रहे हैं, तो टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि टी क्या है, रेखिक प्रतिचित्रण है, लिख सकते हैं। अब इनको क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, टी अल्फा प्लस टी माइनस बीटा। तो यहाँ से अभी हमने टी माइनस अल्फा बराबर क्या किया है, माइनस टी अल्फा किया है, तो ये माइनस बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ से टी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टी अल्फा माइनस टी बीटा, माइनस हट जाएगा यहाँ से। तो यही अपने को प्रूफ करना था, ये थर्ड प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। इस प्रकार से हमारी प्रूफ हो गई सारी प्रॉपर्टीज। अब आगे टॉपिक लिखते हैं समाकारिता की एसटी। समाकारिता की एसटी, इसकी भी परिभाषा आपकी पूछी हुई है शायद, समाकारिता की एसटी नहीं पूछी हुई है, तो परिभाषा भी पूछ सकते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना परिभाषा को। कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म,
अब ये क्या होती है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की क्या परिभाषा होती है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। माना वी एफ तथा वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है। माना वी एफ तथा वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है तथा एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वी से वी डैश में, वी डैश में एक समाकारिता है। समाकारिता है, ठीक है। समाकारिता है तब v के उन अवयवों का समुच्चय, v के उन अवयवों का समुच्चय, तब v के उन अवयवों का समुच्चय k, v के उन अवयवों का समुच्चय k जिनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिबिंब, जिनका प्रतिबिंब v डैश का एक अवयव 0 डैश हो तो टी की एस टी कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ टी से व्यक्त करते हैं। अर्थात कर्नल ऑफ टी बराबर के बराबर अल्फा बिलोंग्स टू वी, दैट इज इसकी इमेज कहाँ पे हो, 0 डैश पे। नोट लगा के एक पॉइंट लिखो। नोट लगा के लिखो एक पॉइंट कि रैखिक रूपांतरण की रैखिक रूपांतरण टी की एस टी को टी की शून्य समष्टि नल स्पेस कहते हैं, जिसे एंटी से व्यक्त करते हैं। अब इसकी परिभाषा को समझना अच्छे से, इजी परिभाषा है, कोई हार्ड परिभाषा नहीं है। समाकारिता की एसटी किसको कहते हैं? सबसे पहले देखो कि VF और V डैश F दो सदिश समष्टि है। यहां समझना, देखो नीचे कि VF ये तो V है और ये V डैश F है। ये तो आपकी क्या है, VF है और ये आपका V डैश F है। ये दोनों क्या है, सदिश समष्टि है। VF और V डैश F दोनों क्या है, सदिश समष्टि है और एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है T। यहाँ समझ में आ गया? एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है VF से V डैश F में, और यहाँ पे VF और V डैश F ये दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस, मतलब सदिश समष्टि। VF और V डैश F क्या है, सदिश समष्टि है, और VF V डैश F में क्या है, एक समाकारिता भी है। अब V के उन अवयवों का समुच्चय, V के कोई भी अवयव मान लिया मैंने, जैसे मान लो इसमें अल्फा मान लिया, एक अवयव मैंने मान लिया बीटा। V के उन अवयवों का समुच्चय, ध्यान से समझ लेना, V के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज कहां पे आई, 0 डैश पे आई। जिनकी इमेज कहां पे आई, 0 डैश पर। अल्फा की इमेज भी मान लो इस पर आ रही है
और बीटा की इमेज भी किस पे आ रही है, 0 पे। मान लो एक अवयव और मान लो गामा, इसकी इमेज भी मान लो कहां पे आई, 0 डैश पे आई। मान लो इसकी इमेज कहीं और आई या आई नहीं इसकी इमेज, ठीक है, या पहले ऐसे देख लेते हैं कि जिसपे इसकी इमेज भी मान लो 0 डैश पे आ रही है, ठीक है। तो क्या परिभाषा बनेगी कर्नल की, कर्नल की परिभाषा बनेगी, पहले इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वी के उन अवयवों का समुच्चय, वी के उन अवयवों का समुच्चय, वी के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज कहां पे आएगी, 0 डैश पर आएगी। वी के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज कहां पे आएगी, 0 डैश पे आएगी। और 0 डैश क्या होता है, वी डैश का, वी डैश एफ का, यहां लिखते हैं देखो, 0 डैश बिलोंग्स टू वी डैश एफ, जहां, ठीक है। अब देखो क्या परिभाषा है, कर्नल टी की परिभाषा के से रिप्रेजेंट करेंगे, वी के वो अवयव, वी के वो अवयव जिनकी इमेज कहां पर आएगी, 0 डैश पर आएगी, जिनकी इमेज कहां पे आएगी, 0 डैश पर आएगी, जिनकी इमेज कहां पे आएगी, 0 डैश पर आएगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्नल में। अब बताओ मेरे को कि इस इमेज से मेरे को पता चला कि कर्नल टी में कौन से अवयव आएंगे, कर्नल टी में आएंगे अल्फा और बीटा और गामा, ये सारे अवयव किसमें आएंगे, कर्नल में। कर्नल में कोई अवयव कब आएगा, यहां समझो, कर्नल में अवयव कब आएगा, कब कोई भी अवयव कर्नल में कब आएगा, जब उसकी इमेज कहां पे हो, 0 डैश पर हो, जब उसकी इमेज कहां पर हो, 0 डैश में। तो यहां देखो वी एफ और वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, वी से वी डैश में एक समाकारिता है। तो वी के उन अवयवों का समुच्चय, वी के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज कहां पे, जिनकी इमेज कहां पे हो, वी डैश का कोई एक अवयव 0 डैश पर हो, तब वो अवयव कहां पे आता है, कर्नल में आ जाता है। तो कर्नल टी बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी अल्फा इक्वल टू 0 डैश, जहां 0 डैश क्या होता है, वी डैश आपका शून्य अवयव होता है। तो समझ में आई। अब देखो रैखिक रूपांतरण जो टी के एस टी होती है ना, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपकी एस टी होती है, इसको एस टी तो कहते हैं, कर्नल टी को, कर्नल टी को हिंदी में कहते हैं एस टी। तो ये जो एस टी होती है ना, उस एस टी को ही क्या कहते हैं, शून्य समष्टि कहते हैं, नल स्पेस कहा जाता है। एस टी को ही क्या कहा जाता है, शून्य नल स्पेस, शून्य समष्टि कहा जाता है। तो समझ में आया क्या, एक बार वापस देख लो कि ये तो वी है और ये वी डैश है, दोनों वेक्टर स्पेस है और एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। अब कर्नल टी में अवयव कौन से आएंगे, कर्नल टी में कोई अवयव कौन से आएंगे, अल्फा बिलोंग्स टू वी, जितने भी अल्फा है मान लो, बीटा है, गामा है मान लो, डेल है, इनकी इमेज कहां पे आनी चाहिए, 0 डैश पे। मान लो अल्फा की इमेज 0 डैश पे आ रही है, बीटा की इमेज 0 डैश पे आ रही है, गामा की इमेज 0 डैश पे आ रही है, इन सब की इमेज कहां पे आ रही है, 0 डैश में आ रही है। तो अब अपन को यदि बोले कि कर्नल टी में कोई अवयव कौन सा आएगा, कौन कौन से अवयव आएंगे कर्नल टी में, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, डेल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डेल, डेल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसकी इमेज कहां नहीं जा रही, 0 डैश में। तो कर्नल में कोई अवयव कब आएगा, जब उसकी इमेज कहां पे हो, 0 डैश में। और 0 डैश क्या होता है, वी डैश है आपका शून्य अवयव, ठीक है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, नल स्पेस कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उस थ्योरम को करते हैं और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2019 में और 2016 में पूछी हुई है। तो थ्योरम लिखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2019 में और 2016 में आ चुकी है। किसी रैखिक प्रतिचित्रण का किसी रैखिक प्रतिचित्रण की एस टी एक उपसमष्टि होती है। एस टी एक क्या होती है, उपसमष्टि होती है। ये आपको प्रूफ करना है।
अब देख रहा हूँ, अब देखना आपको क्या करना है, उपसमष्टि सिद्ध करना है। अब देखो वेक्टर स्पेस आपने पढ़ा होता ना, तो वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस को तो कहते हैं समष्टि, और फिर वेक्टर सब स्पेस जो होता है उसको कहते हैं सदिश उपसमष्टि। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आती। लेकिन कोई बात नहीं, आपने यदि वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से इसमें समझा दूंगा। तो हम लिखते हैं, आपको कह रहा है कि कोई भी रेखिक प्रतिचित्रण है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं वी से वी डैश है में, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है टी। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि वी एफ और वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है, और इनके अवयव इनमें शून्य अवयव जीरो है, और इसमें शून्य अवयव क्या है, जीरो डैश है। ठीक है, एक रेखिक रूपांतरण भी मान लेते हैं, और कर्नल टी है वो क्या है, वी की टी है। कर्नल जो है वो टी, इसकी क्या परिभाषा होती है, उसकी परिभाषा को लगा देंगे यहाँ पे, अल्फा बिलोंग्स टू वी, और टी अल्फा की इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश में। तब हमें यह सिद्ध करना है कि के वी की उपसमष्टि सिद्ध करना है, के वी की क्या होगी, उपसमष्टि सिद्ध करना होगा। तो के वी की उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले ये बताएंगे जो कर्नल होता है वो खाली नहीं होता है, कर्नल जो होता है वो खाली नहीं होता है, कर्नल है नॉट इक्वल टू फाइव। कर्नल नॉट इक्वल टू फाइव हम वहां से भी देख सकते हैं, कैसे, आपको पता है कि ये वेक्टर स्पेस वी है और ये वी डैश है, जीरो की इमेज यहाँ पे जो शून्य अवयव होता है वी में भी मैंने आपको बताया था कि वी में भी शून्य अवयव होता है और वी डैश में भी शून्य अवयव होता है। इसके शून्य अवयव को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी डैश वाले शून्य अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो डैश से। अब आप एक बात बताओ कि जीरो की इमेज तो कहाँ पे आएगी, जीरो डैश पर ही तो आएगी। जीरो की इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश पर। इसका मतलब कर्नल टी में जीरो तो आएगा ही आएगा, और कर्नल टी में जीरो आएगा, इसका मतलब कर्नल टी है वो खाली तो नहीं होगा, क्योंकि खाली सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, और जिसमें एक अवयव होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय कहते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कर्नल है वो नॉट इक्वल टू फाइव है। फिर हम क्या करेंगे, दो अवयव लेंगे उससे फील्ड से, और फिर हम इसे करके दिखाएंगे कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर जीरो डैश ला देंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, पहले इसको थोड़ा लिखते हैं और फिर मैं आपको वापस से समझाता हूँ। पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो प्रूव करते हैं। माना वी एफ वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है, माना वी एफ माना वी एफ तथा वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है, दो सदिश समष्टियां है। जीरो तथा जीरो डैश क्रमशः शून्य सदिश है। जीरो तथा जीरो डैश क्या है, क्रमशः शून्य सदिश है। माना एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं वी से वी डैश में, एक रैखिक रूपांतरण है, रूपांतरण है, तथा के है वो कर्नल टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, के टी की अष्टी है, के टी की क्या अष्टी है, अर्थात कर्नल की क्या परिभाषा होती है, कर्नल टी बराबर के बराबर अल्फा बिलोंग्स टू वी, और टी अल्फा की इमेज कहाँ पे आती है, जीरो डैश में आती है। ये तो हमने क्या जो जो दिया वो उसको हमने लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तब सिद्ध करना है कि के वी की उपसमष्टि है। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि के वी की क्या है, उपसमष्टि है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कर्नल नॉट इक्वल टू फाइव। इसके लिए सबसे पहले क्या बताएंगे, के नॉट इक्वल टू फाइव। इसके लिए देखो कैसे बताएंगे, चूंकि
अपने को पता है कि जीरो है वो वी में विद्यमान होता है ना। और आपको पता है कि जीरो की इमेज कहाँ पे आती है, जीरो डैश में। और जिसकी इमेज जीरो डैश पे आ रही है, इसका मतलब ये कैसे लिखा है हमने, वी प्लस संक्रिया के लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। क्योंकि सदिश समष्टि बनने के लिए वो पहले क्या बनना होता है, उसको आबेली ग्रुप बनना होता है। तो आबेली ग्रुप है, इसका मतलब उसमें जीरो तत्सम अवयव विद्यमान होगा। तो वी प्लस संक्रिया के लिए तत्सम अवयव विद्यमान है, तो उसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पर। और आपको पता है कि जिस अवयव की इमेज जीरो डैश पे जाती है तो वो अवयव कहाँ पे होता है, कर्नल में होता है। इसका मतलब जीरो किससे बिलोंग करेगा, कर्नल टी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब होता है कि कर्नल है वो नॉट इक्वल टू फाई है, कर्नल खाली सेट नहीं है, कर्नल में कोई ना कोई अवयव होगा। क्योंकि देखो कोई भी संक्रिया लगाने के लिए क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, माना दो अवयव मान लेंगे, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। अब देखो हमने क्या माना है कि ए और बी तो किसे मान लिए हमने, एफ से मान लिए। ए और बी तो क्या मान लिए, एफ से मान लिए। तथा अल्फा और बीटा दो अवयव किसे मान लेते हैं, कर्नल टी से मान लेते हैं। जिसको प्रूव करना होता है उससे दो अवयव मानते हैं, और दो अवयव किसके मानेंगे, हम फील्ड के मानेंगे। अपन ये दिखाना चाहते हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। तब अपन ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू कर्नल टी। और कर्नल टी में कोई भी अवयव को कर्नल टी में दिखाते हैं और उस अवयव को कर्नल टी में दिखाना है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी इमेज को क्या दिखा के दिखाओ आप, उसकी इमेज को ऐसे दिखाओ कि उसकी इमेज कहाँ दिखाओ, जीरो डैश में दिखाओ। तो ऐसे दिखाना अपने को है। तो हमने देखो ए बी बिलोंग्स टू एफ मान लिया, और अल्फा और बीटा हमने किसे मान लिए, कर्नल टी से मान लिए। अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा कर्नल से है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। अपने को पता है कि कोई ये भी अवयव कर्नल में कब होता है, जब उसकी इमेज कहाँ पे हो, जीरो डैश पर हो। इसका मतलब टी अल्फा की इमेज कहाँ पे होगी, जीरो डैश पर। एंड टी बीटा की इमेज भी किस पे होगी, जीरो डैश में। क्योंकि हमने क्या माना है, इन दोनों को कर्नल में माना है। और आपने कर्नल की परिभाषा पढ़ रखी है कि कर्नल में कोई अवयव कब आता है, जब उसकी इमेज कहाँ पे हो, जीरो डैश में हो। अब जो अपने को निकालना है, जो प्रूव करना है, उसको लेकर चलते हैं कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को लेकर चल रहे हैं, और इसकी इमेज को हम क्या दिखाएंगे, जीरो डैश में दिखाएंगे। और इसकी इमेज को जीरो डैश में दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। देखो अब आपको पता है कि टी क्या दे रखा है, जो टी है वो अपने पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है, आपको पता है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते हैं, टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो इसको लिख दो ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अब यहां से देखो टी अल्फा बराबर क्या हो गया, जीरो डैश प्लस बी इंटू जीरो डैश। अब आपको पता है कि ए इंटू जीरो डैश करेंगे तो जीरो डैश प्लस जीरो डैश। अब ये मत समझना कि सर जीरो डैश लिख रहे हो, आप जीरो ही लिख सकते थे। इसका ही तो मीनिंग समझना होता है। लीनियर अलजेब्रा में जीरो का मीनिंग अलग होता है, जीरो डैश का मीनिंग अलग होता है। जीरो का मतलब होता है कि इस सदिश समष्टि का शून्य अवयव, और बी डैश एफ का होता है, इसका नोटेशन होता है जीरो डैश। यदि दोनों को सेम लिख देंगे ना तो फिर अपने को पता ही नहीं चलेगा कौन सा तो वी एफ का और कौन सा वी डैश एफ का है। इसलिए नोटेशन डिफरेंट दिखाने के लिए अपन इसका मानते हैं जीरो और इसको मानते हैं जीरो डैश, ये शून्य अवयव होते हैं। अब आप बताओगे सर जीरो डैश प्लस जीरो डैश में ऐड करेंगे तो जीरो डैश आएगा ना। अब कहोगे सर आप भी बचे ले रहे हो कि जीरो डैश पे जीरो डैश जोड़ेंगे तो जीरो भी आ सकता है। अरे भाई तत्समक अवयव को यूज किया है यहाँ पे, ये जो होता है वो तत्समक अवयव होता है, वो जीरो नहीं है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये जीरो तो आपका इस वेक्टर स्पेस का तत्समक अवयव है, और ये इसका तत्समक अवयव है, तो जीरो डैश बराबर क्या आ गया, जीरो डैश। अब आपको पता है कि कोई भी अवयव की इमेज जीरो डैश पर आता है, इसका मतलब ये जो अंदर वाला अवयव है वो कहां पे आ जाएगा, कर्नल में आ जाएगा। और इसको ही हमने प्रूफ करना था, तो यहां से लिख देंगे के वी की उपसमष्टि है। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को वापस से आप देख सकते हो।
फिर अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।